हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं सीडीपी पेडागोजी, जो कि आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही संभावना बनता है ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। यहाँ पर देखो, ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। कहने का मतलब है, जो बच्चा जो है तेज है, प्रतिभावान है, अगर उस बच्चा को जो है गतिविधियाँ बहुत हल्का हल्का कर देते हैं तो बच्चा क्या होता है, बच्चा कम प्रेरित अनुभव करता है और बच्चा उबने लगता है। ये गुण जो है प्रतिभावान बच्चे में होता है। इस कारण जो है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही जवाब है। और ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है, वह बहुत ही तनुक मिजाज होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा जो प्रतिभावान है वो जो है तनुक मिजाज का होगा ही। इस कारण जो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। और ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलाना आदि। ये सब निगेटिव में जा रहा है। ये सब जो है प्रतिभावान छात्र की विशेषता नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। ये भी जो है गलत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। यानी किस प्रकार जो है एक शिक्षिका प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। अभ्यास के द्वारा जो है किसी भी छात्र को हम प्रभावी अधिगम को नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। ठीक है, प्रोत्साहन देकर, यहाँ पर ये इसको भी तब तक रखिए, कन्फर्म अभी नहीं करना है कि ऑप्शन नंबर बी सही ही होगा। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। जहाँ भी आपको जो है जीवन के साथ कुछ भी चीज़ को हम जोड़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को, वो ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही जवाब होगा। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है, पुरस्कार देकर। ये सब जो है निगेटिव टैग वर्ड में चला आता है। और ऑप्शन नंबर बी और सी में सबसे जो है इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है, महत्वपूर्ण ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है। तो यहाँ पर देखिए, ए में कहा गया है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं। यहाँ पर है निष्क्रिय, यहाँ पर अगर सक्रिय प्राप्त करते हैं तो सही भी रहता, लेकिन यहाँ पर दिया निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, ये पहले ही निगेटिव टैग वर्ड है, इसको हम अलग कर देते हैं। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बच्चे समस्या समाधान करता है। ये बात सही है, बच्चा जो है समस्या का समाधान करता है, ये भी सही है। और सी में दिया गया है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। बच्चा वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी सही है। बच्चा जो है अपने तर्क लगा के वैज्ञानिक विधि से कुछ भी चीज़ को शोध करने की कोशिश करता है, ये तो सही ही है। और डी में कहा गया है, बच्चा पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। बच्चा जो पर्यावरण से सक्रिय चीज़ को सीखते हैं, ये भी क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या, बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है इसका आंसर होगा बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थी के अधिगम में क्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन जो है पॉजिटिव पूछ रहा है, इसका आंसर भी देना है पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर देखिए कह रहा है, विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक है। एकमात्र यहाँ पर दे दिया है, ये मतलब निगेटिव। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। ठीक, यहाँ पर है निगेटिव, ये भी हटा देंगे। ऑप्शन नंबर सी में है, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, ये भी निगेटिव है। यहाँ पर क्वेश्चन पॉजिटिव है, इसको आंसर भी पॉजिटिव खोजना है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। कहने का मतलब है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थी के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर
डी इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। यहाँ पर देखिए बात किया गया है लेव वाइगोत्स्की का। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए में है मानकीकृत प्रेक्षण देना है, ये सब निगेटिव में चला जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्पण के प्रश्न। यहाँ पर इसमें कुछ विचारने वाली बात है, लेकिन तब तक इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर, वस्तु परक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। ये भी यहाँ पर चला जाएगा नेगेटिव की ओर। और ऑप्शन नंबर डी में जो है सहयोगी प्रोजेक्ट, लेव वाइगोत्स्की जो है इनके अनुसार जो है आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट, मतलब बच्चों को जो है सहयोग से कोई भी प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं तो उसमें तरह तरह के बच्चे रहते हैं, जिसमें कुछ बच्चे के पास कुछ अल्प ज्ञान रहता है, किसी बच्चे के पास अधिक ज्ञान रहता है, यानी सभी मिल के यानी सभी के सहयोग से प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं। तो आकलन के लिए बहुत ही अच्छा काम कारगर देता है। और ये जो है विधि वरीयता बहुत ही अच्छा तरीके से इसको देते हैं वरीयता। इसे सहयोग के यानी 4-5 बच्चे के सहयोग से कोई भी हम काम करते हैं तो उसकी वरीयता जो है अधिक मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि, यानी आकलन का जो उद्देश्य पूर्ण होता है कब पूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है इससे विद्यार्थी और शिक्षक की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यानी फीडबैक मिलता है। विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच जो है फीडबैक मिलता रहता है कि बच्चा जो है कितना आगे गया है, शिक्षक को और कितना मेहनत करना चाहिए। ये आकलन का मुख्य उद्देश्य यही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है यह केवल 1 वर्ष के अंत में होता है, यानी आकलन जो है 1 वर्ष के अंत में ही नहीं करना है, तो ये भी नेगेटिव चला गया। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा बच्चे से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ये सब यहाँ पर आकलन का कोई महत्व ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में डी में कहा गया है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, यानी बच्चों के बीच कभी भी तुलना नहीं करना है कि बच्चा जो पढ़ने में अच्छा है, ये बच्चा कमज़ोर है, इसको इतना कम मार्क्स लाया है, यानी 2 बच्चों के बीच कभी भी तुलना नहीं करना है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 7 है, लिंग है, यानी लिंग क्या है। यहाँ पर देखिए लिंग जो है एक सामाजिक संरचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन जो है शारीरिक संरचना है, ये तो होगा ही नहीं, सहज गुणज है, ये सब इससे कोई भी तालमेल नहीं खाता है। जैविक सत्ता ये भी सबसे अलग है, यानी सामाजिक संरचना है। ठीक, लिंग से यानी मेल और फीमेल ये क्या है, सामाजिक की एक संरचना है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी बच्चा को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे दिया गया यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के जो है अच्छा लड़का अच्छा लड़का अनुकूलन के कोहलबर्ग के अनुसार जो है नैतिक तर्क जो है अच्छा लड़का और अच्छा लड़की के अनुकूल है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, विकास का सिरा पदाभिमुख सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से ही स्पष्ट है, विकास जो है सिर पदाभिमुख जो है सिर से पैर की ओर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बच्चा जो है खिड़की के सामने से एक कौवा को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। तो एम दिया गया बच्चे की स्मृतियाँ पहले से ही भंडारित होती है, ये बात सही है। बच्चे के दिमाग में पहले से ही देखकर समझने की उसको विकास हो चुका है कि यह एक पक्षी है। बीम कहा गया बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, ये बात सही है। बच्चा देख के समझ जाता है कि ये जो है जिसमें 2 पैर है और ऊपर उड़ रहा है वो पक्षी होता है।
इस चीज़ के विकास में समझ हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया, ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी तीनों इसका सही है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा, ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सी है। बच्चा में जो है भाषा का विकास जो होता है प्रारंभिक बचपन का समय का ही होता है। ये जो है अवस्था जो है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। पहला ऑप्शन है प्रतियोगिता परिरक्षण से, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, ये बात बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और सी की ओर बढ़ते हैं, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर टॉफ़ी जैसे, ये सब क्या, ये सब निगेटिव टैगवर्ड में आता है, ये सब आंतरिक उत्प्रेरक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में है उनमें चिंता और डर पैदा करके, ये सब क्या है, निगेटिव टैगवर्ड में चला जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। और ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करना है, ईश्वर के न्याय पर विश्वास भी नहीं करना है जीन पियाजे के अनुसार, ये भी गलत है। शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। तो पहला ऑप्शन है अधिनायकीय, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में है अनुमति परक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सुविधादाता, यानी बच्चों में सुविधा देना है, ये जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका जो है छात्रों में सुविधा देना है, जितना बेहतर सुविधा हम दे सकें। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। चलिए अब लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। यानी समाजीकरण करने में सबसे गौण वाहक कौन हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यालय और पास पड़ोस। देखिए विद्यालय में हर तरह के समाज के लोग विद्यालय में आते हैं, और पास पड़ोस समाज हुआ ही, इस दोनों के माध्यम से जो है समाजीकरण में गौण वाहक हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा विकास हो सकता है समाज के बारे में। और ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ये सब उतना जो उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है परिवार और रिश्तेदार, ये भी नहीं हो सकता है। परिवार और रिश्तेदार से जो है समाजीकरण के गौण वाहक नहीं हो सकते हैं। अरे बीच में आ जाते हैं आप लोग, क्यों बदमाशी करते हैं, जब जानते हैं वीडियो बन रहा है।